अच्छा भाई। होप ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। जिनका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट था उनकी तो वाकई में अच्छी ही गुजरी होगी। और जिन बेचारों का जो है वो रहता था प्रोजेक्ट असाइनमेंट, तो उन्होंने इस वीक को जो है वो ईद बनाने के बजाय असाइनमेंट्स बनाए। तो नो प्रॉब्लम, ये वर्थ इट है। इसका फल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट ईद पे आपको। खैर, तो अभी जो है वो क्विज था, मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स ने जो है वो क्विज अटेम्प्ट कर लिया, और कुछ ने तो 5 मिनट के 6 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो उसको अटेम्प्ट कर लिया था, जो मेरी एक एस्टिमेशन थी। तो क्विज इतना कोई हार्ड नहीं था, आसान था। इससे जो है वो थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट मौजूद है कि जो इतना आसान भी क्विज ना कर सके। तो क्विज बहुत आसान था, उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अच्छा, आज जो है वो हम तकरीबन 1 घंटे की ही क्लास लेंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मैं लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा, जो हमारा सेकंड बैच चल रहा है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन का। तो उनको भी जो है वो हम साथ ले लेंगे, लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज से जो है ना हादी, अच्छा हादी नहीं है। तो आज से जो है वो हम बैकएंड को जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो बट फ्रंट एंड को अभी हम नहीं छोड़ेंगे। फ्रंट एंड के अंदर अभी कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं जो कि हमें कवर करनी है। बट फ्लो हमारा कुछ ये है कि अभी क्योंकि हमने पिछली क्लास में एक गेट की एपीआई लगाई थी, ठीक है। अब गेट की एपीआई लगाना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से लग जाती है। कोई सी भी एपीआई, फेक एपीआई आप उठा लो, तो गेट की रिक्वेस्ट आप लगा सकते हो। जैसे आप लोगों ने पूरी 16 एपीआई इंटीग्रेट की है ना, तो इट्स नॉट दैट हार्ड, और अवेलेबल होती है आपके पास डमी एपीआई, आप आराम से इंटीग्रेट कर लेते हो। बट कुछ अब आप जो है वो ये चाहते हो कि मैं कुछ अपनी फंक्शनैलिटीज ऐड करूं, मैं अपनी कुछ बिजनेस लॉजिक ऐड करूं, तो बजाय इसके कि सिर्फ डेटा गेट ही करूं, मैं कुछ डेटा सेंड भी करूं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का डेटा आप जो है वो स्टोर कराना चाह रहे हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो उसको आपको डेटा को भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप डेटा को एक जगह सेव कराना चाह रहे हैं, आप किसी डेटा को डिलीट कराना चाह रहे हैं, आपके पास जो गेट के अंदर सारी जो क्या कहते हैं सारा जो डेटा आ रहा है उसमें से कोई स्पेसिफिक आप डेटा लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है ना जरूरी है कि आपके पास बैकएंड लिखा हुआ हो, ठीक है। आप जैसा बैकएंड चाह रहे हैं वैसा बैकएंड आपको नेट पे तो नहीं मिलेगा। अभी तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने कोई सी भी रैंडम एपीआईज उठा के देख ली थी कि एपीआईज किस तरह से इंटीग्रेट होती हैं। तो वो एपीआईज भी जो है वो आपके मतलब की माइट भी ना हो, आपको ज़रूरत ना हो, बट आप बस प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो है, अब हम बैकएंड आज से जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और उसी तरह से मैं लेके चलूंगा। बिल्कुल हल्का हल्का सा मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर जैसे जैसे हम क्लास में आगे डेप्थ में जाते जाएंगे तो वो आपकी चीज़ें जो है वो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। इसके अलावा ये आप ये बात आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, यानी कि इसके अंदर आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। बट हम जो है इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे कि अगर आपको रिएक्ट जेएस पे भी काम करना पड़ जाए तो तब भी जो है वो आप आराम से काम कर सकें। इवन कि आपको अगर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल सिंपल, उसके ऊपर भी जो है वो आपको काम करना पड़ जाए, तो उसके अंदर भी आपको कोई एपीआईज को इंटीग्रेट करने में कोई मसला ना हो, तो हम इस वे में लेके चलेंगे। हालांकि हम चाहें तो डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट जेएस पे जाएं और नेक्स्ट जेएस पे एपीआई क्रिएट करें और फिर नेक्स्ट जेएस में ही यूज कर लें। तो इसमें ना आप लोग नेक्स्ट जेएस से बाउंड हो जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट जेएस से किसी भी फ्रेमवर्क से बाउंड नहीं करना चाह रहा, मैं आपको रखना चाह रहा हूँ लाइक फ्री, कि आप जो है वो फ्रीली अपना बैकएंड किसी भी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर पाए। अब भले वो आपका नेक्स्ट जेस हो, भले वो रिएक्ट जेस हो, भले वो आपका इंडेक्स हो, या कोई व्यू जेस हो, इसके अलावा और कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, आपको एक बेस अंडरस्टैंडिंग हो और आप इसको हर जगह पे इंटीग्रेट कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले अहम तो यह है कि आपको बैकएंड बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो बैकएंड बनाने के लिए हम लोग जो है वो नोड जेएस का यूज कर रहे होंगे, और नोड जेएस पे एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, उस एक्सप्रेस का हम जो है वो यूज कर रहे होंगे। अच्छा, तो इसके अलावा अभी फ्रंट एंड पे हमारी कुछ चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको गेट की एपीआई इंटीग्रेट करना सिखाई है, बट मैंने आपको पोस्ट की, मैंने आपको
डिलीट की और अपडेट की, ये सब कुछ मैंने नहीं सिखाया। तो जब हम ये बैकएंड हम बनाएंगे ना, तो इसके अंदर मैं ये सारे एंड पॉइंट्स बनाऊंगा। क्रूट कहते हैं इसको, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो इसमें बैकएंड के ऊपर मैं सारे के सारे जो है वो एंड पॉइंट्स बनाऊंगा, सारे यूज केसेस के क्रूट के। और उसको फिर मैं आपके फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट भी करके दिखाऊंगा। और हम हर तरह से इंटीग्रेट करके देखेंगे कि हम डायरेक्टली नोड जेएस एक्सप्रेस की ऐप को कैसे कनेक्ट करते हैं, हम जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए एपीआईज जो नेक्स्ट जेएस में बनती हैं उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आज से जो है ना, ये जो कोर्स आपका चल रहा है, ये थोड़ा और थोड़ा एडवांस होने की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। तो आज जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो है किसी भी बेच से ताल्लुक़ रखते हो, मतलब अभी जो हमारा ये करंट बेच चल रहा है फुल स्टैक का फर्स्ट बेच, या नेक्स्ट ऑनवर्डिंग जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड वीडियोस ये देख रहे होंगे, बैच 1, बैच 2, 3, 4 जो भी एक्सेट्रा। तो क्योंकि एक वीक का मैंने पूरा गैप दिया है असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने का, काफ़ी जो है ना मैंने फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी है, और पिछले कुछ वीक्स में किसी को भी जो है वो रिमूव नहीं किया। तो आज जो है वो इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन हो जाएगी ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स के जिन्होंने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स टाइम पे सबमिट नहीं किए होंगे। तो दे विल नो लॉन्गर विल बी विद हस, तो हमारे साथ वो नहीं रहेंगे। तो ये आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम भी करना, बड़ा गौर से सोचना पड़ता है कि इस स्टूडेंट को निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। तो बट अगर आप लोग खुद अपने साथ जो है वो सिंसियर नहीं है, तो फिर कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नथिंग कैन बी डन फॉर यू। तो सिंसियर होना भाई लाजमी है। बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज किए हुए हैं, बार बार रिपीटेडली मैंने मैसेजेस किए हैं कि भाई सबमिट कर दें, सबमिट कर दें। हालांकि ये बनता नहीं है ऐसा करना, ऐसा करना बनता नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद लोग खुद जो है वो उस पर अटेंशन रहें। खैर, तो नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, Ctrl+Shift+N, और ये होगी आपकी क्लास 11। और सही है, ये क्लास 11 होगी आपकी। इसके अंदर मैं दो फोल्डर्स बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं बैकएंड का, और एक बनाऊंगा मैं फ्रंट एंड का। अच्छा भाई, यहाँ पे तो काफी तेज बारिश हो रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को माइक से बादल गरजने की? रिकॉर्डिंग में आ रही है आवाज? अभी अभी बहुत जोर से आई है आवाज। नो, यानी कि माइक अच्छा है। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में। अच्छा, अब गौर से समझ लें भाई ये बैकएंड क्या है। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं तो उनको ये क्या कह रही हैं, रिकॉर्डिंग में तो नहीं पर लाइव आ रही है। रिकॉर्डिंग में नहीं, लाइव आ रही है, समझा नहीं, तो लाइव ही क्लास चल रही है। हाँ सही, लाइव आ रही है, हाँ मतलब आपके घर में आ रही है लाइव। ओके। तो बैकएंड को, अच्छा देखें, अब समझ लें स्टोरी, सीन क्या है। सीन कुछ ये है कि अब तक जो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने बेसिक जो है वो वेब डेवलपमेंट सीखी हुई थी, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड पार्ट उन्होंने सीखा था। फ्रंट एंड पार्ट उन्होंने सीखा था। फ्रंट एंड का, एपीआई का और बैक एंड का मैंने आप लोगों को क्या रिलेशन बताया था कि जैसे आपका आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो बहुत सारे वेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट बड़ा शशके वाला बना हुआ है, आला किस्म का बना हुआ है, डेकोरेट हुआ हुआ प्रॉपर, वो आपका फ्रंट एंड है, ठीक है। आप किचन से उस वेटर के थ्रू कोई ना कोई लाइक कुजिन मंगाते हैं, कोई ना कोई खाने का सामान मंगाते हैं आप। तो आप वेटर को कहते हैं कि भाई बेकन हम मुझे ये चाहिए, ये चीज़ खानी है, तो वो जाता है वेटर और किचन से या जहाँ पे भी वो चीज़ पकड़ी हो वहां से सामान आपको ला के दे देता है, ठीक है। तो वो होती है जगह बैकएंड, जो चीज़ बन रही होती है ना, एक्चुअली जो चीज़ बनती है वो बनती है बैकएंड पे, और वो फिर बैकएंड से आगे जाती है, मूव होती है, किस पे शो होती है वो फ्रंट एंड पे होती है। फ्रंट एंड पे उसको खूबसूरती से करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड का काम ये होता है। तो फ्रंट एंड जो है, ये रेस्टोरेंट के केस में फ्रंट एंड पे जो बंदा आया, जो गेस्ट आया, उसने क्या की, उसने रिक्वेस्ट की, ठीक है। हमारी वेब डेवलपमेंट में भी ये रिक्वेस्ट होती है, ठीक है।
तो जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है एपीआई से, यानी कि वेटर से, तो एपीआई बैकएंड के पास जाती है और बैकएंड को बताती है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, या फ्रंट एंड ये चीज़ें भेज रहा है, या ये चीज़ें मांग रहा है। तो एपीआई जाके बैकएंड को बताती है, बैकएंड बोलता है ये ले पकड़ भाई। तो अगर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती तो फौरन देता है, ऑथेंटिकेशन होती है तो चेक करता है कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं, ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो बैकएंड जो है वो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट पे एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। ठीक है। इसको अगर मैं इसको अगर मैं सही करूं थोड़ा सा, तो वेयर आर यू पेन। हम्म। Why? हाँ, तो फ्रंट एंड से क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है, REQ। ठीक है। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है सिंपल वे में बैकएंड से एपीआई के थ्रू, और फिर बैकएंड एपीआई के थ्रू ही क्या देता है आपको, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये सिंपल जो है वो मैंने आपको एक फ्लो बताया है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ये फ्लो होता है। अगर जो है लॉगिन या साइन अप स्क्रीन जो है वो होती है, तो फिर बैकएंड जो है वो ऑथेंटिकेट करता है कि यूजर जो है वो वैलिड है या नहीं। अगर यूजर का अकाउंट नहीं होता तो फिर वो अकाउंट बनाने पे प्रॉम्प्ट करता है, अगर अकाउंट होता है तो चेक करता है कि ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके ईमेल और पासवर्ड उसने सेम डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन को, ये रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल में आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी ने जो है वो रेस्टोरेंट में पास देके जो है वो किसी गेस्ट को भेज दिया। तो अब जो पास है, या वाउचर के लो आप, तो जो वाउचर है वो रेस्टोरेंट की टीम जो है वो जो वहाँ पे अमला मौजूद है वो उसको वैलिडेट करता है कि ये जो वाउचर है ये वाउचर ठीक है या नहीं। तो इसको समझ लें आपके, ये वैलिडेशन यहाँ पे होती है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होती है रेस्टोरेंट में। खैर, तो बैकएंड का ये फ्लो आप लोगों ने याद रखना है। ये जो मैंने रिक्वेस्ट और ये जो रिस्पॉन्स मैंने जो यहाँ पे लिखा है, इसको जहन में रखते हुए अब हम जो है वो बैकएंड की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, एक बैकएंड का फोल्डर बनाया हुआ है, एक मैंने फ्रंट एंड का फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है। ऑब्वियसली बैकएंड में बैकएंड का काम करूंगा, फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का काम करूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक बैकएंड का फोल्डर बनाए, आप एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाए। आप सिंपल एक फोल्डर बना सकते हैं अपनी ऐप के नाम का, और उस ऐप के अंदर ही आप दोनों काम कर सकते हैं। बट मैं उसको जो है वो बेहतर नहीं समझता। आप लोग सेपरेट ही जो है वो बैकएंड को और फ्रंट एंड को रखा करें, ताकि इनको अगर अलग अलग भी डिप्लॉय करना हो तो वो किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बैकएंड को अलग सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया और फ्रंट एंड को अलग सर्वर पे। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे बैकएंड में काम करना है, मैं सीडी करके चेंज डायरेक्टरी करके बैकएंड के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं बैकएंड में आ गया। अब बैकएंड में आने के बाद मैं एक कमांड चला लेता हूँ। अब देखें क्यों चलाता हूँ कमांड, पिछली क्लास में तो मैंने डायरेक्टली कमांड चला दी थी बगैर कुछ बताए। अब देखें यहाँ पे जो है ना, बैकएंड के फोल्डर के अंदर मेरे पास होनी चाहिए एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल। पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्या करती है, वो हमारे जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए होते हैं ना, उसको याद रखती है। उसके अंदर वो पैकेजेस के नाम लिखे हुए होते हैं और उसके वर्जन्स उसके अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल में लिखे होते हैं, बट यहाँ पे तो मौजूद नहीं है। तो अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर एक काम करते हैं ना, फिर इसको बना लेते हैं पैकेज डॉट जेसन लिख के, यहाँ पे आए और न्यू फाइल करें पैकेज डॉट जेसन लिख के। तो नहीं, ऐसे करने के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जो है वो क्या करनी होंगी, खुद से लिखनी होंगी। बट हम एक कमांड चलाएंगे कि जिसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड जो है वो पैकेज जो जेसन के अंदर लिखी लिखाई आ जाएंगी। तो वो है npm init। ठीक है। आप npm init के बाद अगर -y लिखेंगे ना, तो अभी मैं जो एंटर एंटर करके चीज़ें यस करूंगा ना, तो वो ऑलरेडी यस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे। तो मैं वो दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। npm init मैंने लिखा। अब ये पूछता है भाई npm, कोई कुछ कह रहा है। आवाज किसके पास आवाज नहीं आ रही भाई, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक ऐसा है, सबके पास आवाज स्लो आ रही है। बहुत तेज आ रही है, उमर कह रहे हैं, बहुत तेज आ रही है भाई।
ठीक है, चेक करो भाई अपने माइक आप लोग, स्पीकर सॉरी, अगर एक स्टूडेंट के पास भी सही आ रही है तो। अच्छा फिलहाल इसको दोबारा करते हैं। नो सर सही आ रही है बस, ठीक है, अरसलान के बाद भी सही आ रही है। अपना आप लोग काइंडली स्पीकर वगैरह चेक करें। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, एनपीएम इनिट मैंने किया, ठीक है। एनपीएम इनिट करने के बाद क्या होगा, ये मुझसे कहेगा पैकेज नेम बैकएंड, यानी कि आपका जो भी ऐप ऐप है उसका नाम क्या है, मैं कुछ भी नहीं लिखता। जो भी फोल्डर है मैं चाह रहा हूँ बस उसी के नाम से जो है वो इसका नाम हो जाए, मैंने एंटर कर दिया। वर्जन में कह रहा हूँ 1.1, 1.0। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिख रहा, एंड पॉइंट चलें ये दे देते हैं। बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ। ये जो भी मुझसे कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है पैकेज डॉट जेसन के लिए, ये कह रहा है सब कुछ ओके, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई ओके। तो अब देखें बैकएंड के अंदर आके इसने एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना दी, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो इसने मुझसे प्रॉम्प्ट ले लेके पूछा था, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये बार बार इस तरह से इसको देना नहीं चाह रहा, जब मुझे सब पे यस यस करना है, तो मैं यहाँ पे आके npm init और -y की कमांड दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं ये लिखूंगा और वो सारी चीज़ें जो अभी इसने मुझसे एक एक करके पूछी थी ना, वो सबको जो है वो ऑटोमेटिकली यस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आ गया बैकएंड 0 मेन, ठीक है। अच्छा अब जो है हम इसमें कुछ पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और पैकेजेस किस लिए इंस्टॉल करेंगे, ताकि उसके ज़रिए हम जो है वो अपनी बैकएंड की ऐप जो है वो चला सकें। बट उससे पहले हमारे पास एक एप डॉट जेएस, एप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, इस तरह की जो है वो हमारे पास फाइल होनी चाहिए कि जिसके अंदर हम बैकएंड का काम लिखेंगे। तो मैं बैकएंड का काम लिखना चाह रहा हूँ एप डॉट जेएस के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एप डॉट जेएस जो है वो उसको मैंने बनाया। अच्छा अब यहाँ पे ये फाइल बन गई है, ये इसके अंदर हमें बैकएंड लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि बैकएंड पे क्या फंक्शनैलिटी जो है वो हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, कौन से राउट्स हमें बनाने हैं, किस राउट आप सिंपल ये समझ लें कि कौन सी एपीआई बनानी है मेरे को, कैसे बनानी है मुझे। तो उसके लिए मुझे पूरा एक सर्वर जो है उसको सेटअप करना होगा। अच्छा अब सर्वर सेट करने के लिए नोड जेएस के अंदर, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, ठीक है, लाइब्रेरी होती है रिएक्ट, तो जावास्क्रिप्ट को मोर सिंप्लीफाइड जो है वो बना देती है, ठीक है। इसी तरह से नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस, वो क्या करता है, जो नोड जेएस में हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख के कोई काम करते हैं, वो वेरी मिनिमम लाइंस ऑफ कोड में कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस जेस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस जेस वो है, ठीक है, फिर फ्रेमवर्क फॉर नोड जेस, ठीक है। तो ये npm इंस्टॉल एक एक्सप्रेस लिख के जो है ना, मैं इस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूंगा, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी आपको गाइड मिल जाएगी इंस्टॉलेशन किस तरह से आपने करनी है। ये npm इनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, npm इंस्टॉल करके एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो भी सारी यहाँ पे मिल जाएगी। देख रहे हैं कितना तरीके से जो है वो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी को फॉलो करते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं आया हूँ ना एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर, इंस्टॉलेशन अगर मुझे करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल npm, अब ये कमांड ना आप लोग याद रख लें, सिंपल होता है npm इंस्टॉल या npm आई एक्सप्रेस, जो भी पैकेज का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे दें। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने दे दिया npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और अब ये हमारे एक्सप्रेस को जो है वो हमारे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को अब ये इंस्टॉल कर देगा। अच्छा नाउ नेक्स्ट, हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा मैं, और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चिपका दूंगा भाई। अच्छा ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज हो रहा है कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। अच्छा ये जो है ना, जब ये 6 से पहले का जो है ना, ये सिंटेक्स हुआ करता था, जो भी हमें पैकेज को रिक्वायर करना होता था, मतलब उसको हमें यूज करना होता था फाइल में, किसी भी पैकेज को जो हमने नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल किया है, तो उसको हम इस तरह से रिक्वायर करते थे अपनी फाइल के अंदर, इस तरह से हम उसको इंपोर्ट करते थे। बट अब जो है ES6 के बाद जो है वो हम अब इसको इस तरह से इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल की बेस पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, और टाइप में मुझे ये दे देगा कॉमन जेएस, और मैं इसको पिक कर लूंगा मॉड्यूल, ठीक है।
तो अब ये सिंटेक्स कुछ इस तरह से काम नहीं करेगा, जिस तरह से आप रिएक्ट पे काम कर रहे थे सिंपल उसी तरह से काम करेगा। कैसे? ऐसे, या आपने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया एक्सप्रेस, और यहाँ पे भी आपने कॉपी करके इधर लिख दिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपने ये लाइन यूज करने के लिए, जो हर जगह यूज हो रही होती है, कन्वीनियंट होती है, इसको यूज करने के लिए आपने लाजमी पैकेज डॉट जेसन में आना है और यहाँ पे इधर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट जेस के बाद कोमा लगाना है। टाइप में आप लोगों ने लिखना है मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड्यूल लिखोगे आप, तो फिर आप इस तरह से सिंटेक्स यूज कर सकोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एक ये एक्सप्रेस जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, ए भी एक्सप्रेस की ए भी इनिशियलाइज हो रही है। आगे जो है वो हम इसको अपनी राउटिंग के लिए जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट में जो है वो पोर्ट दे दिया 3000, कि ये जो बैकएंड हमारा है ये बैकएंड 3000 पोर्ट पे जो है वो रन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक राउट बना दिया। राउट का मतलब ये है कि जब भी मैं लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जो है वो कोई पोस्टमैन से या अपना किसी भी अ, ये फ्रंट एंड क्लाइंट से जो है हिट करूंगा 3000 पे, और ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के बस जस्ट लोकल होस्ट 3000 भी लिखूंगा मैं, तो मुझे हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना, RES रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो मतलब ये रिस्पॉन्स जो है ये आपको फ्रंट एंड पे मिलेगा। यहाँ पे जो है वो आपने ऐप को लिसन कराया हुआ है, आपकी जो सर्वर की ऐप है, बैकएंड की जो ऐप है वो लिसन कर रही है किस पोर्ट को, 3000 पोर्ट को वो लिसन कर रही है। आपको ये जो है मैसेज है वो लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, जो भी आपका बैकएंड का काम होता है, ठीक है, उसके जो भी कंसोल होते हैं बैकएंड के, वो आपको ब्राउजर पे नहीं दिखते, वो आपको दिखते हैं टर्मिनल पे। यानी कि अगर मैं ऐप को यहाँ पे रन करूंगा ना, तो इसके जो भी मैसेज कंसोल्स होंगे, जो भी मैसेज होंगे कंसोल में, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखेंगे। कोई एक भी जो है वो मुझे ब्राउजर में नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वर पे रन हो रहा होता है कोड। तो हमने यहाँ पे लोकली अपनी मशीन के अंदर, समझ लें आप, सर्वर को क्रिएट किया हुआ है। जब हम डिप्लॉय कर देंगे इसको किसी भी ऐप पे, किसी भी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म पे, तो फिर ये कोड वहां पे रन कर रहा होगा, तब भी इसके कंसोल आपको ब्राउजर पे नहीं मिलेंगे। ब्राउजर पे जो कंसोल मिलते हैं आपको वो फ्रंट एंड कोड के मिलते हैं। अच्छा, तो ये बातें हो गई। अभी मैं आपसे कुछ सवाल ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, समझ में आया नहीं आया, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ मैं, और अब इसको मुझे रन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड स्पेस एप डॉट जेएस। ठीक है, तो जो भी मेरी फाइल का नाम होगा वो मैं लिखूंगा नोड के बाद। ठीक है, अच्छा, ये बात जाहिर जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, नोड जेएस यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, तो आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ये बात मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि ऑलरेडी आप लोग नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे काम कर रहे थे, क्लासेस प्रॉपर ले रहे हैं, तो आपके पास नोड जेएस तो ऑलरेडी इंस्टॉल ही होगा। बट अगर किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया किसी वजह से, तो ये काम करने से पहले लाजमी नोड जेएस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर ले। ठीक है, अच्छा, अब मैं नोड एप डॉट जेएस करके एंटर करूंगा, तो ये भाई एरर दे देगा। क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है एड्रेस। अच्छा, एड्रेस 3000 कहीं और यूज हो रहा है, मैंने ऐप जो है वो रन करी हुई है, मैं इसको 3500 कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ नोड एप डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मैसेज लिखा हुआ नजर आ गया, एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 3500। ठीक है, ये 3500 पे इस पोर्ट पे ये ऐप हमारी बैकएंड की रन हो रही है। अच्छा, अब टेस्ट करना है मुझे ना इसको, तो मैं पोस्टमैन के थ्रू भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे जो मैंने थंडर क्लाइंट यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आके मैं लोकल होस्ट 3500 अगर मैं लिखूँ, ठीक है, और कौन सी गेट की रिक्वेस्ट लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट लिखा हुआ है ना, गेट लिखा हुआ है और फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये करने पे, सेंड करने पे मुझे देखें आप क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्यों मिल रहा है मुझे, और इसका रिस्पॉन्स भी क्या मिल रहा है, 200। ओके, तो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ से मिल रहा है। जो भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है उसका जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 200। तो यहाँ से मुझे ये हेलो वर्ल्ड मिल गया। ये रिस्पॉन्स के अंदर देखें मैंने भेजा हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास 11, क्लास 11, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, क्लास 11 मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मुझे क्लास 11 लिखा हुआ नहीं आ रहा।
तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब भी मैं अपने जो नोड जेएस का सर्वर है, जो नोड जेएस का कोड है उसमें चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ से इसको बंद करके एक दफा और चलाना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता, जैसे आपकी नेक जिसकी ऐप हो जाती थी ना, ये नहीं होता। ठीक है। तो अब मैंने इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया, तो अब मैं चलाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्लास 11th मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आपको ऑटोमेटिकली इसको चलाना है तो आप सिंपल npm i नोड मोन जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, नोड मोन को सर्च कर लेते हैं भाई, ये नोड मोन क्या भला है ये? डोरीमोन तो सुना था, ये नोड मोन क्या आ गया? नोड मोन npm। ठीक है, ये आ गया आपका नोडमोन पैकेज। अच्छा, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये आ गया नोडमोन पैकेज। इसका इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है npm इंस्टॉल। आप ग्लोबली ना करें, आप बस अपने पैकेज की हद तक कर लें। npm इंस्टॉल नोडमोन, ये कर लो आप, सही है। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? नोडमोन इज यूटिलिटी डिपेंडेंट ऑन अबाउट 3 million projects that will monitor for any changes in your source and automatically restart your server। ठीक है। तो ये चेंजेस को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जब देखता है कोई सर्वर कोड पे चेंज आया है तो ये उसको रिस्टार्ट कर देता है। अच्छा, अभी मैंने इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, एक चीज में दिखाता हूँ। मैंने अभी इंस्टॉल किया इसको, नहीं अभी इंस्टॉल नहीं किया ना। अच्छा, इसको आप जो है वो एज अ डेव डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, हाइफन लगा के कैपिटल डी जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे npmi-d नोडमोन। क्योंकि ये डेवलपमेंट के दौरान आप यूज कर रहे होते हैं, ये जो है प्रोडक्शन के दौरान जो है वो यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान यूज हो रहा होता है तो -d मतलब कि ये जो डिपेंडेंसी है ये एक डेव डिपेंडेंसी होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ पैकेज डॉट जेसन में, तो आप देखो डेव डिपेंडेंसीज में नोडमोन आ गया। ठीक है। जब हम प्रोडक्शन पे चेक कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन के अंदर ये आपका नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल नहीं होगा। नोड मॉड्यूल में क्या क्या इंस्टॉल होगा? जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के एरे के अंदर, के ऑब्जेक्ट के अंदर सॉरी, लिखा हुआ होगा। तो ये अलग मैंने लिखा है। अगर मैं -d नहीं लगाता ना तो ये नोड वन यहाँ नहीं आता, ये नोड वन चले जाता यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको कोई पैकेज अनइंस्टॉल करना हो ना, गलती से कोई गलत स्पेलिंग वगैरह लिख दिया आपने, तो आपने सिंपली जो है वो उस पैकेज का नाम लिखना है और उससे पहले आपने लिख देना है अनइंस्टॉल। ठीक है। तो अनइंस्टॉल करने पे क्या होगा? दो काम होंगे, गौर से सुनना। npm अनइंस्टॉल एक्सप्रेस जब मैं लिखूंगा ना तो इससे दो काम होंगे। एक तो ये कि ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि यहाँ से नोड मॉड्यूल से भी इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ अकलमंद लोग क्या कर रहे होते हैं, वो यहाँ से इस तरह से अनइंस्टॉल करने के बजाय वो जस्ट यहाँ से डिपेंडेंसी से जो है वो इसको डिलीट कर देते हैं। वो आते हैं यहाँ से और यहाँ से रिमूव कर दिया, बोलेंगे लो भाई अब यहाँ पे एक्सप्रेस यूज नहीं हो रहा। तो भाई एक्सप्रेस फिर आपने यहाँ से रिमूव तो सही कर दिया, बट फिर वो नोड मॉड्यूल्स में मौजूद है। ठीक है। तो अगर आपको नोड मॉड्यूल से भी फिर खुद से डिलीट करना है तो यहाँ से भी आप मैन्युअली डिलीट करोगे, और फिर नोड मॉड्यूल में उस पैकेज को सर्च करके आप, जैसे एक्सप्रेस का कहाँ है, ये रहा, ये रहा एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेस को सर्च करके फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा दोनों को मैन्युअली। तो तरीका क्या होता है, आप जस्ट npm अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम लिख देते हैं तो वो दोनों जगह से क्या हो जाता है, पैकेज अनइंस्टॉल हो जाता है। तो ये बैकएंड का थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे और मूव करता हूँ। अभी बताएं यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछें। वजिया, उमर, सलमान, नासिर, हफ्सा, हफीजुल्लाह, हादी। हादी भाई, बैकएंड आ गया है, लेकिन अभी फ्रंट एंड एंड नहीं हुआ है हमारा। फ्रंट एंड जो है वो, उस पर काफ़ी चीज़ें अभी भी रहती हैं। ये जो मैं एपीआईज आपको पोस्ट की, डिलीट की, अपडेट की बनाना सिखाऊंगा, इसको मैं आपका जो फ्रंट एंड है उस पर भी इंटीग्रेट करना बताऊंगा। तो क्योंकि जो है वो अभी हमें जो एपीआई डमी मिलती हैं तो वो गेट की मिलती हैं। तो पोस्ट के लिए हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से जो है वो डेटा जाए बैकएंड के अंदर, डेटाबेस में जाके सेव हो, तो उसके लिए फिर हमें सर्वर बनाना लाजमी है। तो इस वजह से, इस डिपेंडेंसी की वजह से जो है ना, फिर मैंने क्या किया, मैंने बैकएंड को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हम आगे मूव करेंगे तो हम जो है वो फिर जो चीज़ें पेंडिंग में रह गई हैं, अभी टाइप स्क्रिप्ट भी नहीं हुई है तो वो भी फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, हफीजुल्लाह कह रहे हैं नोडमोन एक बार दोबारा। नोडमोन क्या है भाई? नोडमोन सिंपल ये करता है कि नोडमोन आपके सर्वर को रीस्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली। अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी ना, कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे आके क्लास 11th लिखा। ठीक है। क्लास 11 मैंने लिखा बट वहाँ पे चेंज नहीं आया। तो नोडमोन क्या करता है? नोडमोन ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। बता रहा हूँ मैं उसके बारे में कैसे करता है। उसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। नोड मोन को यूज करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है।
यहाँ पे आके आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप ऐप चला रहे थे, आप यहाँ पे लिख दोगे नोड ऐप डॉट जेएस। अच्छा, सलमान कह रहे हैं सर डेव में डैश डैश वॉच ऐड कर लें तो नोडमोन की भी नीड नहीं होगी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एन npm रन स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने ये स्टार्ट की कमांड लिखी है, तो अब देखें ये सर्वर जो है वो इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। और अगर मैं अभी रिस्पॉन्स भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 11th। ठीक है, अच्छा इसको इग्नोर कर दें, यहाँ पे बॉडी में लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, रिमूव, इग्नोर करें इसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अभी गेट पे क्लास 11th आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लास 11th फॉर बैकएंड कर देता हूँ, ठीक है। क्लास 11th फॉर बैकएंड मैंने इसको किया। अब मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद जब यहाँ पे आता हूँ तो ओ, ये क्या हुआ, चला क्यों नहीं भाई। इसको चलना चाहिए था। अच्छा, एक मरतबा आई थिंक मैंने चेंज किया है, तो दोबारा इसको स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी तो ये आ जाएगा बैकएंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बैकएंड हटा लूँ, हम्म रिफ्रेश नहीं हुआ ये नोड एप जेस। व्हाई इट्स नॉट रनिंग। सर नोटबॉन लिखेंगे स्टार्ट में ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे नोड लिख, नोड मोन। तो क्योंकि नोड मोन से चला रहे हैं ना आप, तो फिर यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे नोड मोन आएगा। मैंने नोड जस्ट गलत लिखा हुआ था, नोड गलत लिखा हुआ था। अच्छा, अब मैं चलाता हूँ इसको, npm रन स्टार्ट, थैंक यू। हाँ देखो, अब ये जो है ना लिसन कर रहा है आपके पोर्ट को। अब मैं यहाँ पे आके, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लास 11th, और यहाँ पे आके मैंने इसको सेंड किया तो क्लास 11th आ गया। अब यहाँ पे कोई भी मैं चेंज कर दूंगा लाइक फॉर बैकएंड, तो अब ये रिस्टार्ट करेगा सर्वर को, और ये इस पोर्ट को जो है वो लिसन करेगा। यहाँ पे आके अब मैं चेक करूंगा तो ये इस तरह से चेंज हमें मिल गया। तो अगर मैं जो है नोट मोड यूज़ नहीं कर रहा होता, तो फिर मैं यहाँ पे जो भी कुछ चेंज करता इस जगह पे, जो भी चेंज करता, तो मुझे दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता। अभी ये ऑलरेडी सारी चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। ठीक है हफीजुल्लाह, अभी क्लियर है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया कि मैं ऐप डॉट गेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने राउट्स कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मैंने ये लिखा, रूट रूट राउट, मैंने इसका जो है वो एक टेक्स्ट लिख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रिटर्न में यूज़र देगा। ठीक है, अब देखें कैसे। अब मैं, जब मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश के बाद कोई वर्ड चेंज किया होगा तो उसके हिसाब से मुझे डेटा मिलेगा। अच्छा, एक मिनट, फरजाना कुछ कह रही थी सर, रिक्वायर्ड क्यों यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड क्यों यूज़ नहीं करेंगे, जो ऊपर हमने यूज़ किया था, देखें फरजाना, अब जो है ना ईएस जो आपका 7+ चल रहा है ना, उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर एप्स के अंदर आप देखोगे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ना आप क्या करते हैं, आप ये इंपोर्ट का यूज़ करते हैं, बट आप चाहें तो आप रिक्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। बट फिर इसके अंदर जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि कहीं पर जो है वो इंपोर्ट यूज़ हो रहा है, कहीं पर रिक्वायर यूज़ हो रहा है, तो मसले मसाइल जो है ना एक कॉम्प्लेक्स ऐप में बनते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, हम रिक्वायर से आगे मूव नहीं करते, हम कंसिस्टेंसी के लिए मूव करते हैं ये इंपोर्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, तो कर सकते हो आप, बट आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, उसका ख्याल रखते हुए आगे मूव होना है, ताकि आगे जो आपकी ऐप है उसमें मसले ना बने। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऐप डॉट गेट के अंदर आके यहाँ पे यूज़र मैंने जो है वो लिख दिया। तो अब मैं एपीआई जब हिट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज़र, ठीक है।
अब यहाँ से मैं सेंड करता हूँ तो गेट की रिक्वेस्ट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, यूजर। क्योंकि अब मैंने गेट का यूजर का राउट जो है वो मैंने हिट किया है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आके मैं पोस्ट लिख दूंगा अगर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आके मैं अगर पोस्ट लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे पोस्ट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नीचे देखें सर्वर खुद ही रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आके अब मैं अगर पोस्ट लिख दूंगा, POST पोस्ट, एंड देन हिट इंटर, तो सेंड पे मुझे यहाँ पे पोस्ट का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, ये जो है ना सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ आपने ये काम नहीं करना होता, यहाँ पे बहुत बड़ी काफी लाइन ऑफ कोड की बिजनेस लॉजिक लिखी हुई होती है जिसके थ्रू आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको कि ये राउट्स किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। अब मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करता हूँ। क्लास जो है वो अब आधे घंटे की ही बाकी है, तो फिर वेट करने की नीड नहीं है, बस फौरन आप लोग ज्वाइन कर लें। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, कौन कौन है। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, आज इस वीक का असाइनमेंट भी जो है ना आप लोगों का यही होगा, ये बैकएंड से रिलेटेड। बैकएंड की जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसी इन्हीं चीज़ों को जो है वो इनकी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि मैं ये जो भी कुछ लिखता हूँ तो उस हिसाब से मुझे इसको कॉल करना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है वो फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ था, तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आगे कुछ लिखें। आप जस्ट, आपको फॉरवर्ड स्लैश भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इतना, जो भी आपका पोर्ट है अपने जो URL है उसके समेत आप लिखेंगे, तो सेंड करने पे आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी तो आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो ना, अपने लोकल इन्वायरमेंट पे कर रहे हो आप काम। जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉयड हुई हुई होगी ना, तो इसकी जगह पे आप लोग एक डिप्लॉयड लिंक डालोगे। याद होगा पिछला जो आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, आई थिंक प्रोजेक्ट थर्ड था वो, जो प्रॉम्प्टिया वाला था, उसके अंदर जो है वो जब डिप्लॉयड कर देता है वेबसाइट को, तो उसके अंदर लोकल होस्ट के साथ साथ वो एक डिप्लॉयड लिंक भी पेस्ट करता है। तो वो इसलिए करता है ताकि जो है वो आपका जो क्या कहते हैं गूगल क्लाउड है वो आपके रियल डोमेन के साथ जो है वो कनेक्ट हो। तो आपका यहाँ पे जो है वो बाद में जब डिप्लॉयड हो जाती है ऐप, तो ये आपका रियल डोमेन जो है वो यहाँ पे आता है, ताकि वो उस डोमेन पे एंड पॉइंट पे जो है वो API हिट हो। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूजर को गेट, यूजर लिखा और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे गेट किया। अच्छा, अब ये सिर्फ इस तरह से नहीं होता, हम इसके अंदर ना एक और काम करते हैं कि मैं बजाय इसके कि यहाँ पे ये सब कुछ, ये मैं गेट के हिसाब से किया ना मैंने, गेट रिक्वेस्ट्स, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट लग रही है और ये गेट का रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं ये सारा काम जो है वो मैं गेट के बजाय पोस्ट के हिसाब से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गेट की जगह जो है पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एप डॉट पोस्ट और वही फॉरवर्ड स्लैश यूजर पोस्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अच्छा यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ चेंज थोड़ा, गेट रूट, गेट यूजर, गेट पोस्ट, और इधर मैं कर देता हूँ पोस्ट रूट राउट, और पोस्ट यूजर, और ये क्या है, पोस्ट 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 यूजर पोस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड है, और उस पोस्ट मेथड पे जो है वो पोस्ट को पोस्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे अगर मैं अभी ये हिट करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा गेट रूट राउट। ठीक है, अब अगर मैं इसको पोस्ट के हिसाब से हिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पोस्ट रूट राउट। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आगे यूजर लिखूंगा तो अब मुझे पोस्ट के हिसाब से यूजर मिलेगा। ठीक है,
अब अगर मैं आके इसको गेट करूंगा तो मुझे गेट के हिसाब से यूजर मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो भी मेथड अपने रिक्वेस्ट के मेथड्स को जो है वो चेंज करूंगा और उसके हिसाब से यूआरएल दूंगा तो मुझे यहाँ पे वही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि जब आप बैकएंड जब आप लिख रहे होते हो तो फिर आप लोग आप लोगों को पता हो कि हर चीज जो है वो ग्रेनुलर लेवल पे किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है। अच्छा, एक मिनट जरा कॉल रिसीव कर लूंगा। अच्छा जी। तो ये जो है वो बिल्कुल इस वजह से बताया जा रहा है ताकि ग्रेनुलर लेवल पे आपको पता हो। जिन्हें इसका आइडिया होगा बैकएंड का तो फिर वो देख रहे होंगे यार क्या चल रहा है, ये इतना बेसिक लेवल के ऊपर जाके समझाया जा रहा है। अच्छा। तो होता ये है कि जब ये चीज़ें पता नहीं होती ना तो राउट्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। पता नहीं होता कि कौन सा राउट किसका है, किस तरह से राउट्स वर्क कर रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से पता होगा तो फिर उसको यूज़ करना आसान होगा। अच्छा, वजिया कह रही है फॉरवर्ड स्लेश के साथ यूज़र पोस्ट नहीं करेंगे। फॉरवर्ड स्लेश के साथ कौन सा लाइन नंबर वजिया? वजिया किस लाइन नंबर की बात कर रही हैं आप? फॉरवर्ड स्लेश के साथ 34 34 34। हाँ। तो यहाँ पे एप डॉट पोस्ट नहीं, ये एक्चुअली मैंने ये पोस्ट जो है ना, ये पोस्ट मेथड के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड। ये मेथड है हमारा पोस्ट, ये पोस्ट का मेथड है। मेथड के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। और आगे जो है ना मैं बस ये देखने के लिए लिख देता हूँ कि मैं एंड पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट का एंड पॉइंट है तो फिर मैं यहाँ पे पोस्ट का कर रहा हूँ यूज़। ठीक है। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए एक राउट दूसरे राउट से, तो आप इसकी जगह पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी के अभी ही डेटाबेस भी जो है वो इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो है ना अभी हम डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए मंगो डीबी का यूज़ करेंगे। और किसी ने सवाल किया था, आई थिंक उमर ने सवाल किया था कि ये मंगूस क्या होता है। तो उमर, मंगो डीबी को जब हम अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्टिविटी के लिए आपका जो कोड है उस कोड को जो मंगो डीबी से जो कनेक्ट किया जा रहा होता है तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप मंगूस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बैकएंड से कनेक्टिविटी के लिए मैं अभी मंगूस का यूज़ करूँगा और उसको यूज़ करते हुए मैं मंगो डीबी को कनेक्ट कर दूंगा अपने किसके साथ, अपने बैकएंड के साथ। अच्छा। तो इससे पहले जो आप लोगों ने ऐप बनाई थी, कौन सी ऐप बनाई थी, प्रोम्टिया वाली। तो उसके अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो देखा था कि किस तरह से आप लोगों ने मंगो डीबी पे अकाउंट बनाना है। तो मैं मंगो डीबी पे अकाउंट आपका नहीं बना आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उस प्रोजेक्ट में आप लोग बना चुके हैं। और अगर किसी को कोई मसला होता तो मेरे पास मैसेज आते। तो आप लोगों के कोई मैसेज नहीं आए हैं, आप लोग एक्चुअली वो प्रोजेक्ट तो सबमिट भी हो गया है। तो अब उसको मंगो डीबी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बताना एक तरह से टाइम वेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका कोड लिख के रखा हुआ है, जस्ट मैं इसको कॉपी करके अपनी ऐप में जो है ना पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं आप लोगों को ये प्रेजेंट करा सकूं कि मंगो डीबी को कैसे कनेक्ट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोग आ जाएंगे अपने मंगो डीबी पे। ठीक है। मंगो डीबी एट लास्ट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक जो क्लस्टर है वो क्रिएट हुआ हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इस वाले पे आ जाता हूँ प्रोजेक्ट 0 पे। ठीक है। अब जब आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पे, हो सकता है कि आप लोग अच्छा ये रिज्यूम करने में तो काफ़ी टाइम ले जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट देखूंगा। हाँ। तो इस तरह से जो है ना आपके पास ये स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी जब आप मंगोडीबी पे लैंड करेंगे तो वेबसाइट में।
तो इसमें यहाँ पे कलेक्शन सारे होते हैं, जो भी आपने डेटाबेस में जो डेटा ऐड किया होता है वो ब्राउज कलेक्शन में आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले, कनेक्टिविटी से पहले दो काम आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। एक काम ये करना है आपने कि आपको अपना पासवर्ड पता होना चाहिए मंगोडीबी का। तो पासवर्ड पता करने के लिए आपने यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये एडिट में जाके सबसे पहले अपना जो भी, अगर पासवर्ड याद ना हो आपको तो उसको चेंज कर लेना। तो मिसाल के तौर पे मैं चेंज कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ ABCD 1 2 3 4, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है ये, कोई हैक नहीं कर सकता। ABCD 1 2 3 4, तो मैंने अपना पासवर्ड दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ABCD 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड हो गया, मुझे पासवर्ड याद रहेगा, और यूजर नेम क्या है, हसनैन, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने देखना है, अगर आपके पास IP एड्रेस यहाँ पे 0.0.0/0 ना हुआ हो, तो आपने एड IP एड्रेस पे आके यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, इस तरह से करके 0.0.0.0/0। अच्छा, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि डेटाबेस को कहीं से भी किसी भी IP से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो माइट भी आपके लोगों के पास जो है वो एरर आए, कोई वार्निंग आए, और आपको जो MongoDB है वो यूज़ करने के लिए अलाउ ना किया जाए, आपकी API जो है वो अलाउ ना हो, अलाउ लिस्ट में ना हो। तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, तो किसी भी बैकएंड से, किसी भी IP के थ्रू कहीं किसी भी सिस्टम से आप यूज़ कर रहे हो अपनी ऐप को, आप तो MongoDB को यूज़ कर सकोगे। तो आप लोगों ने, अगर यहाँ पे आपका ये वाइट लिस्ट नहीं हुई हुई हो आपकी 0.0.0/0, तो आप लोगों ने ये लिख के कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो अब मेरी तो ऑलरेडी ये लिखी हुई है, तो मुझे ये करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये दो काम आप लोगों ने लाजमी करने हैं सबसे पहले। ये काम करने के बाद अब आ जाना है आप लोगों ने डेटाबेस में, और यहाँ पे आके ये कनेक्ट का जो बटन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखें आपको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, अब मेरी ऐप कहाँ बनी हुई है भाई, यहाँ पे ये रही ऐप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने अपने एंड पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, इन्हीं एंड पॉइंट्स के अंदर मैं अपनी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है उसकी लॉजिक जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो आप लोगों ने मंगूस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मंगूस को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने ये काम करना है। तो मैं यहाँ पे आया, इधर राइट इस पे क्लिक करके मैं एक CMD ओपन कर लेता हूँ, NPM मंगूस। जी, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा सॉरी, इसके अंदर पहले तो आप CD करके बैकएंड की डायरेक्टरी में जाओगे ना, CD करा, बैकएंड में गया, अब यहाँ पे आपने करना है NPM मंगूस, ठीक है। तो अब ये बैकएंड के अंदर आप लोगों ने इस तरह से करके इंस्टॉल कर देना है। नाउ अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मंगूस को, और ये यहाँ पे आके मैं रख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी लूँगा, और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब यहाँ देखें आप लोग, तो यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच का यूज हो रहा है। तो ये क्यों यूज हो रहा है? जाहिर सी बात है कि कनेक्ट जो है आपको एक प्रॉमिस जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ से देखेंगे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो जब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो आप इसको डॉट देन या डॉट कैच के थ्रू, या फिर आप एसिंग अवेट के थ्रू भी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डॉट देन के थ्रू हैंडल कर लिया। मैंने कहा कि भाई जो है वो URL चाहिए, URI चाहिए इसको। इसको मैंने URI ये दे दिया। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही दे देते हैं, ये मैंने इसको URI दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है वो क्या रखा था मैंने, ABCD 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कहा कि भाई जब आप कनेक्ट कर लो तो मैसेज लिखा हुआ दिखा दो, कनेक्टेड टू MongoDB, और अगर कनेक्ट ना हो तो यहाँ पे एरर दिखा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखें आप दोनों चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं। एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3500 एंड कनेक्टेड टू MongoDB। तो अब आपकी जो ऐप है वो सर्वर पे, उसका सर्वर साइड रन हो रहा है, और वो
आपका जो मंगो डीबी है उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अभी यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? हादी, एनी क्वेश्चन? नो? ओके। हाँ। अच्छा, अब जो है मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी करा दी, और यहाँ पे हमारे जो है वो राउट्स भी जो है वो बन गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रॉपर वे के अंदर ना एक कुछ डेटा जो है वो भेजता हूँ, और उसी कुछ डेटा को मैं जो है वो मंगवाता हूँ, यानी कि पोस्ट की रिक्वेस्ट एक हिट करता हूँ मैं, और एक गेट की रिक्वेस्ट जो है वो मैं उसको हिट करता हूँ। तो अभी के लिए मैं कोड को जस्ट इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके मैंने रखा हुआ था इस कोड को। क्या किया है इसके अंदर, इसमें यहाँ पे देखें, अभी मैं फिलहाल असिंग का वेट हटा देता हूँ। सही है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने यहाँ पे मंगो डीबी यहाँ पे कनेक्ट करवाया है, इस मंगो डीबी को मैंने क्या किया यहाँ पे, इस मंगो डीबी के लिए मैंने एक स्कीमा बनाया। ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पता है हर दफा मैं यही करता हूँ कि बिल्कुल मैं आउटलाइन देता हूँ, बीच बीच में से कर करके मैं बता रहा होता हूँ, और फिर मैं आगे जब जब मूव करता हूँ तो वो और ज्यादा बेहतर चीज जो है वो समझ में आ जाती है। तो ये जो भी कुछ समझा रहा हूँ इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है वो वीडियोस जो है ना वो शेयर करूंगा, कि एक बैकएंड पे आप क्रूट किस तरह से करते हैं। तो आप उस वीडियो को जो है ना फॉलो करते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि भाई सर्वर बनाया, मंगो डीबी कनेक्ट कराया, अब जो है वो गेट किस तरह से करेंगे, पोस्ट किस तरह से करेंगे, बस ये करके मैं छोड़ दूंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देके, ताकि अगर वो वीडियो के अंदर जो समझा रहा हो उसमें अगर वो कमी जो है वो कुछ छोड़ रहा हो तो वो चीज़ कवर हो जाए। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में और मजीद जो है वो देखेंगे, और फ्रंट एंड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, अभी सिर्फ हम बैक एंड पे रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक स्कीमा बनता है। स्कीमा क्या होता है मंगो डीबी में या कहीं पर भी, स्कीमा ये होता है कि क्या क्या वैल्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्रंट एंड से आपको मिलनी है, फ्रंट एंड से मिलने के बाद बैक एंड पे जाएगी, बैक एंड से जाने के बाद वो एक मंगो डीबी में या फिर किसी भी डेटाबेस में, एसक्यूएल में, कहीं पर भी वो जाके सेव हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई मैं दो वैल्यूज चाह रहा हूँ, एक नेम चाह रहा हूँ उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और एक मैं एज चाह रहा हूँ जिसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्कीमा जो है वो इस तरह से करके क्रिएट कर लिया। आप लोग भी जस्ट इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दोगे, जब मैं पुश करूंगा तो आप लोगों को कोड ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया पर्सन। ठीक है। पर्सन, पर्सन मैंने नाम रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और मुझे करनी है जो मैंने नहीं की है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ ना रिट्राई, रिट्राई से पहले। ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, नहीं लिखोगे आप तो वो टेस्ट के नाम से क्रिएट कर देगा। मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, लाइक क्या लिखूं, यूजर। ठीक है, यूजर नाम लिख देता हूँ, यूजर डीबी। ठीक है। यूजर डीबी मैंने इसका नाम लिख दिया डेटाबेस का। डेटाबेस के बारे में भी थोड़ी सी आई थिंक बात करना रहेगा ये, बैक एंड फ्रंट एंड तो बता दिया, बैक एंड ये डेटाबेस क्या होता है कुछ को माइट भी ये भी पता ना हो, तो ये भी थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा खैर, तो मैंने एक स्कीमा करके कुछ ना कुछ क्रिएट किया, आप लोगों ने इस तरह से करना है। आप लाइक मिसाल के तौर पे कोई और चीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉमा डालें और उसके बाद जो है ना उसको आप ऐड कर दें। खैर, अभी हम इतना ही रखते हैं, आप लोगों ने इसी तरह से छापना है बस। गेट के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले पोस्ट पे बात करते हैं, गेट पे बात करने से पहले पोस्ट पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कंसोल कराया है, इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल, ये हटा देता हूँ, एसिंग का वेट न्यू। हम्म। तो क्रिएट कर रहा हूँ मैं कुछ ना, क्रिएट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय यूजर। ठीक है, यानी कि माय यूजर जब भी लिखा जाएगा तो ये राउट जो है वो हिट होगा। तो करके देखते हैं, मैं इधर आया और इधर आके लिखता हूँ माय यूजर। ठीक है। और इसको क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देखें ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और माय यूजर लिखा जा रहा है,
कंसोल आएगा आपके पास, पोस्ट रनिंग माई यूजर रनिंग, इस पे आया मैं और यहाँ पे आके मैंने लिखा, तो अब यहाँ पे देखें आपको कंसोल जो है वो मिला है, माई यूजर रनिंग। अब ये प्रोसेसिंग पे चला गया, इसको आप एंड कर दें, कैंसिल कर दें। तो माई यूजर मैंने लिखा, इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे माई यूजर रनिंग मिल गया है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने जो भी देखा वो गेट करके देखा, अब हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट से हमें फ्रंट एंड से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिल रहा होगा, उसको भी देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ कंसोल में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, के मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या क्या मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे आके देखें, ये नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इग्नोर करें, बट अब जो है वो आप यहाँ पे आ जाए बॉडी पे। ठीक है। तो अब नेम में मैंने कोई भी नेम दे दिया, एज में मैंने कोई भी एज दे दी। ठीक है। अब मैं ये करने के बाद जब सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। अच्छा, अभी ये मुझे अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, ये अभी अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि सर्वर जो है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहा, वो देख नहीं पा रहा कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी में क्या मिल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक मिडिल वेयर लगाते हैं। मिडिल वेयर क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी याद रखें एक मिडिल वेयर हमें लगानी पड़ती है, जिस मिडिल वेयर का ये काम होता है कि वो जेसन को एनालिसिस, जेसन का एनालिसिस करती है। सिंपली ये भी मैंने ऑलरेडी जो है वो लाइन लिखी हुई थी, कहाँ गई भाई ये भी। सिंपल आपने ये लाइन जो है वो यहाँ पे लिख देनी है मिडिल वेयर की, और नाउ अगेन हिट द एपीआई। अब मैंने यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक किया, तो अब देखें आपको यहाँ पे क्या मिला, नेम बिलाल एज 21। ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे मिडिलवेयर पहले से लिख के इसलिए नहीं रखी थी कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब आप इसका इफेक्ट देखेंगे क्या है। तो ये एक्सप्रेस की मिडिलवेयर क्या करती है, ये जेसन का जो डेटा आ रहा होता है उसको एनालिसिस करके, जो रिक्वेस्ट जो बॉडी के अंदर डेटा आ रहा होता है उसको, उसका एनालिसिस करके सर्वर को देती है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि बॉडी के अंदर हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक नेम मिल रहा है और एक एज मिल रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आके मैंने क्या किया, मैंने डिस्ट्रक्चर किया, डिस्ट्रक्चर करके कॉन्स्ट किया, नेम और एज इन दोनों को मैंने बॉडी में से निकाल लिया। ठीक है ना, बॉडी में यही दो चीजें मिली थी, नेम और एज, तो मैंने बॉडी में से इन दोनों को निकाल लिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस कोड को मैं बंद करूँ, और इस कोड को भी मैं बंद करूँ, नहीं 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 नहीं, बंद क्यों करूँ, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ ना कि मुझे क्या मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप ना। अब यहाँ पे आया मैं, कंसोल डॉट लॉग, या आप लोगों ने इसी तरह से देखना है एक एक चीज़ों को, एक एक चीज़ को आप लोगों ने इस तरह से देखना है ताकि आपको अंडर द हुड पता चले कि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये सब कुछ ये आ कैसे रहा है। ठीक है। अब मैं बाकी के जो कंसोल्स हैं उनको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दिया, इसको खोल के रखता हूँ, और यहाँ पे आगे मैं उसी तरह से रिक्वेस्ट हिट करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे बिलाल और 21 अलग अलग से जो है ना वो मुझे गेट हुआ है, पहले एक साथ मिल रहा था, अब क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया इस वजह से ये अलग अलग मिल रहा है। ठीक है। तो सीन क्या बन रहा है, सीन ये बन रहा है कि अब ट्राई केज को मैं ओपन करता हूँ। अब देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आ गया नेम बिलाल और एज 21। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर स्कीमा बनाया है, न्यू सैम्पल स्कीमा, ये जो मैंने बनाया था इसको मैंने यूज किया, और इसको यूज करते हुए मैंने नेम और एज भेज दिया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो नेम लिखा है और एज लिखा है ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपको की और वैल्यू का सेम लिखना होता है नाम, तो आप इस तरह से लिखते हैं, वरना आप चाहें तो नेम के अंदर नेम भेज सकते हो इस तरह से, और एज में एज भेज सकते हो। तो लाइक दिस। अब ये जो नेम है, ये नेम आपका मंगू का है, मंगूस का है, मंगो डीबी के अंदर जो आपने ये एक स्कीमा बनाया है इसका नेम है ये फर्स्ट वाला, और ये जो सेकंड नेम है वो ये यहाँ से उठ के आ रहा है। इस तरह से एज ये मंगो डीबी का है, ये मंगो डीबी का है जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये, और ये जो एज है ये यहाँ से उठ के आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों सेम की नेम की वैल्यू पेयर है, सेम सेम बिल्कुल स्ट्रिंग सेम है, तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक ही साथ लिख दोगे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो फिर वो दोनों को इसी तरह से कंसीडर करेगा। बट मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आके
इधर कर देता हूँ माय माय नेम, और इधर मैं कर देता हूँ माय एज, ताकि आप लोग डिफरेंस देख सको। तो रिक्वेस्ट में से क्या आएगा यहाँ पे निकल के, माय नेम और माय एज। तो आप यहाँ पे भी भेजोगे माय नेम और माय एज। जो बैकएंड को ऑलरेडी जानते हैं तो वो अच्छे से समझते होंगे कि जब इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी वैल्यू किस चीज की है, कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैंने इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़े से नाम जो है वो चेंज कर दिए वैल्यूज के। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट में से आप जो है वो इन दोनों चीज़ों को निकाल लो। तो अब मैं दोबारा चेक करता हूँ ज़रा, अब मुझे रिक्वेस्ट में से क्या चीज़ें मिलनी है, इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। अब क्योंकि मैं देखो यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, माय नेम भेज रहा हूँ और माय एज भेज रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी से रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ पे, सर्वर पे। अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, देखो ये रिक्वेस्ट आ रही है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट फ्रंट एंड आपका रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने कहा सेंड। अब देखो क्या आ रहा है, माय नेम और माय एज। पहले क्या आ रहा था, नेम और एज, अब माय लग गया साथ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से बंद करूँ और यहाँ पे खोलूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम की जगह माय नेम और माय एज करना पड़ेगा। ठीक है ना, करके दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ। माय नेम और माय एज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो जाके हमें यहाँ पे कंसोल्स में माय नेम और माय एज मिलेगा। अब मैं ये करूँगा तो ये रहा बिलाल और ये 21 एज। अच्छा, नाउ मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। तो अब क्योंकि ये डिफरेंट नाम है वेरिएबल के, तो इसलिए आपको अब कोलोन करके अलग अलग सेपरेटली बताना होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी, मतलब सेव करने के बाद यहाँ पे रिटर्न होगी। अब सैम्पल में मैं देख लेता हूँ कि सैम्पल में मुझे क्या मिल रहा है। मैं इधर कंसोल कराता हूँ, देख लो मैं कितना फ्रीक्वेंटली सेम इसको कंसोल्स को यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी मैं सेव कुछ नहीं कराता, तो कैच में भी कुछ नहीं प्रिंट कराता। तो मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि जब बॉडी से मुझे ये दो चीज़ें मिलती हैं और ये न्यू सैम्पल मॉडल ये चलता है, तो ये चलने के बाद सैम्पल में मुझे क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है मुझे, यूनिक आईडी मिल रही है, और एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उस ऑब्जेक्ट में जो जो मैंने वैल्यूज पास की हैं वो वैल्यूज मुझे मिल रही है विद एक यूनिक आईडी। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज हमें मिली है। अब क्या होता है, हम ये सैम्पल डॉट सेव का मेथड चलाते हैं, ये मंगूस, ये जो स्कीमा का मेथड है सैम्पल, यहाँ से जो सैंपल हमें मिला है उसको जब हम सेव कराएंगे, तो ये कहाँ पे जाके सेव होगा, ये सेव होगा आपका डेटाबेस में जाके। तो सैंपल के अंदर तीन चीजें आ रही थी, वो तीनों की तीनों चीजें जाके सेव हो जाएंगी। और फिर हम फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स भेज देंगे, किस पे, फ्रंट एंड पे। रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट की। अब सर्वर क्या कर रहा है, उस रिक्वेस्ट की बिहाफ पे एक स्टेटस कोड भेज रहा है 201, जिसका मतलब होता है क्रिएटेड स्टेटस का। 201 का क्रिएटेड होता है, और जेसन में क्या भेज रहा है, वो सैंपल उसी को भेज रहा है जो भी हमने यहाँ पे कंसोल कराया था, जो तीनों चीजें आई थी। तो ये क्या होगा, ऐसा करने से सिंपल ये होगा कि जो आपका ये जो जो भी कुछ आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सर्वर पे चले जाएगा। और अगर कोई एरर आएगा तो सिंपल कंसोल डॉट एरर के अंदर जो है वो, इसको कंसोल डॉट लॉग ही कर लो सिंपल, कंसोल लॉग के अंदर आपको आ जाएगा एरर, एरर क्रिएटिंग सैंपल, और एरर जो भी होगा वो शो हो जाएगा। और रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर उसको फ्रंट एंड को क्या दे देगा कि सर्वर एरर। अब ये रिस्पॉन्स आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। खैर, अब मैं इसको रन करता हूँ और माय यूजर, तो ये क्रिएट हो गया, मुझे यहाँ पे 201 क्रिएटेड का एक स्टेटस कोड मिल गया, और यहाँ से रिटर्न होके वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है अब ये डेटाबेस पे जा चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं आता हूँ ब्राउज कलेक्शन में, और डेटाबेस का नाम क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था यूजर डीबी आई गेस, यूजर डीबी। ठीक है, तो यूजर डीबी ये रहा, और इसमें मैंने पीपल करके जो है ना एक स्कीमा बनाया था। तो ये देखें बिलाल 21। तो अब ये यहाँ पे मंगो डीबी में जो है वो आपकी वैल्यूज जो है वो सेव होना शुरू हो गई।
अब ये तो सिंपल, आप लोगों ने क्या किया, एक डेटा जो है वो आपने क्रिएट कर लिया। अब अगर आपको उसकी वैल्यूज को गेट करनी है तो ये बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, वैल्यूज गेट करने का बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है। मैं इसी राउट को यूज करता हूँ, माई यूजर को यहाँ पे लिखता हूँ माई यूजर, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, जस्ट डायरेक्टली ये एंड पॉइंट हिट होगा। और हिट होने पे ये क्या करेगा, ये सैम्पल मॉड्यूल से, ये जो मॉड्यूल बनाया है मंगोडीबी का, इसमें से फाइंड करेगा सबको, हर एक आइटम को। और रिस्पॉन्स में, यानी कि जो बैकएंड से रिस्पॉन्स दिया जाएगा सर्वर को, सॉरी बैकएंड से फ्रंट एंड को, उसमें वो सारा डेटा शो कर देगा। एरर होगा, एरर दिखा देगा आपको कैच के अंदर। तो अब मैं आगे सिंपल इसको बस गेट कर देता हूँ। तो वाई क्या एरर है, कन्वर्टिंग मंगो कंस्ट्रक्टर क्लाइंट क्लोजेस सर्किल, एक मिनट, सैम्पल मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट है माय यूजर। अच्छा एरर क्या है, ये टाइप एरर कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन। अच्छा सैंपल्स रीड नहीं कर पा रहा। चेक कर लेते हैं जरा इसमें मुझे क्या मिल रहा है कंसोल में। अच्छा सबसे पहले आप पता है क्या करो करो, सबसे पहले आप इसको बंद करके एक दफा चेक कर लो कि ये राउट जो है वो प्रॉपरली हिट हो रहा है। ये एरर इसी में आ रहा है हमें या कहीं और आ रहा है। मैं यहाँ पे माय यूजर गेट रनिंग लिखता हूँ, और माय यूजर गेट रनिंग, ठीक है, रन सही हो रहा है। अच्छा लग रहा है मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, लिंक्डइन के ऊपर क्लास है। एक मिनट जरा, एक मैं मैसेज डाल दूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो दोबारा स्क्रीन शेयर किया है मैंने। तो कंसोल तो हमारे पास सही आ रहा है। अब मैं इसको ज़रा ट्राई केस में चेक करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ सैम्पल्स को कंसोल, और इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। मॉडल नेम सही आ रहा है, पीपल्स कलेक्शन नेम पीपल सही आ रहा है। ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक।
जेसन में भेजने में क्या मसला है? वाई 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 वाई। हाँ भाई, क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, जरा कोई बताएगा? इसमें गलती तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही। कॉन्स्ट सैंपल्स। रीस्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, नाउ अगेन हिट करता हूँ मैं। क्या कह रहा है? टाइप एरर कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन, स्टार्टिंग एन ऑब्जेक्ट विद मंगो क्लाइंट प्रॉपर्टी एस ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। कुछ इंफॉर्मेटिव तो एरर नहीं लग रहा मुझे। क्यों 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 क्यों? आईडी सही गई है, नेम गया है, एज गई है। अच्छा, एक दफा और एपीआई को हिट करते हैं, क्रिएट वाली। और यहाँ पे हम भेज देते हैं अली। और इसको हम कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, अली चला गया। और रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे अली भी आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, अली आ रहा है। और गेट करते हैं। अबे भाई, गेट की एपीआई इतनी बेसिक एपीआई होती है, इसके अंदर क्यों मसला आ रहा है? पोस्ट की लग गई उसमें, आता तो फिर समझ में आती थी बात। अगेन चलाता हूँ मैं पोस्ट की। लोकल होस्ट माई यूजर सही लिखा हुआ है बिल्कुल। वाई 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 वाई। इंटरेस्टिंग। देखो यार, ये बड़ी बहुत बुरी बात होती है, हाथी निकल जाता है अब धूम बाकी रहती है ना। लेट मी सी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। वेट ले रहा है, अच्छा 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 अच्छा। हम्म। सही है। तो ये मसला हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे हो ये रहा होगा कि ये जो है ना, ये वक्त लेता है थोड़ा। ये जो फाइंड का ऑपरेशन है, ये फाइंड करने में थोड़ा वक्त लेता है। अब वो अपना टाइम ले रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, फौरन से रिस्पॉन्स को शो करा रहा हूँ। तो मुझे उसको कहना चाहिए कि भाई तुम अपना वेट करो। वही जो हमने एसिंग का वेट जो हमने सीखा उसकी बिहाफ पे, मुझे लगता है यही मसला होगा। एसिंग का वेट, लेट्स सी, गेट। हाँ, यही मसला था। तो हो ये रहा था कि ये जो है ना, ये, हाँ, तो हो ये रहा था कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। फाइंड करने में इसको वक्त लगता है। तो जैसे ही ये इस जो प्रोग्राम है वो इस पॉइंट पे आता था, तो उसको आने में वक्त लगता था। और डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट रन कर देते तो उसको कुछ मिलता ही नहीं था, तो वो रिटर्न कर देता था जो भी एरर नीचे आ रहा है। अब हमने कहा कि भाई ये एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है, इसको वेट किया जाए, अलग स्टेक में मूव किया जाए, और उस इसके रिस्पॉन्स का जो है वो क्या किया जाए, वेट करने के बाद ही यहाँ पे जो है वो डेटा शो किया जाए। तो बस सिर्फ ये असिंग का वेट आपको लगाना था, और फिर ये सिंपल आपको यहाँ पे देखो गेट की रिक्वेस्ट लगाने पे डेटा मिल रहा है। तो अब आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो माइट भी क्या हो सकता है, अभी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ना आ रहा हो, खिचड़ी बन रही हो। तो बस आपने ये याद रखना है कि कोड को डिफरेंट, अगर आप देखना चाह रहे हो कि कौन सी चीज़ अलग है किससे अलग है, तो आप इस चीज़ को याद रखो कि एप डॉट गेट के बाद यहाँ जो भी कुछ लिख रहे होगे ना आप, तो आपने यहाँ पे जो ये आपका जो एक आपकी एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट, इसको डाउन इंस्टॉल कर लोगे आप टेस्टिंग के लिए। तो इसमें आगे आप एंड में वही यूआरएल लिखोगे, मतलब एंड पॉइंट वही लिखोगे आप। तो जब हिट करोगे तो वो गेट या पोस्ट के हिसाब से जो है वो रन करेगा। ठीक है, अभी क्योंकि गेट है तो मैंने गेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और एंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई यूज़र, तो यहाँ पे मैंने एंड में माई यूज़र लिखा हुआ। अब मैं सेंड करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इनमें से कोई सा, मिसाल के तौर पे मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ ये वाला राउट, ठीक है, ये वाला राउट, तो ये कौन सा मेथड है, पोस्ट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, पोस्ट सिलेक्ट करूँगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, यूज़र, और यहाँ पे आगे मैं फिर क्या लिख दूंगा, यूज़र। तो यहाँ पे जो भी कुछ उसमें सेंड में लिखा हुआ होगा तो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट यूज़र आ गया, जो कि यहाँ पे पोस्ट यूज़र लिखा हुआ था, ठीक है। एक लास्ट चीज और बता के मैं इसको एंड करूं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी गुड वे नहीं लग रहा। माइट भी के गिट पे पुश करने में जो है वो मसला है। तो ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, इस स्ट्रिंग को आप लोगों ने एक डॉट ईएनवी के अंदर रखना है, ठीक है। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट 3 बनाया था तो डॉट ईएनवी का आइडिया हो गया होगा। तो इसको आपने एक डॉट ईएनवी फाइल में रखना है ताकि गिट पे वो पुश ना हो। तो यहाँ पे आपने लिखा डॉट ईएनवी, ठीक है। और आपकी एक डॉट गिट की फाइल लाजमी होगी, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉट गिट इग, डॉट गिट इग्नोर, और उस डॉट गिट इग्नोर में लाजमी देख लेना कि डॉट ईएनवी इस तरह से करके लिखा हुआ हो ताकि ये फाइल इग्नोर हो जाए, ठीक है। तो इस डॉट ईएनवी के अंदर आप लिख दोगे मंगो यू आर आई, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पेस्ट कर दोगे, ये जो भी कुछ है ये उठाई मैंने और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये डेटाबेस में जो है वो पुश नहीं होगी, जो भी यूज करेगा वो अपना अपनी वैल्यूज जो है वो देगा। प्रोसेस डॉट ईएनवी और डॉट, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लिखा है आपने वो कॉपी करना है और उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। उस एक्सटेंशन का नाम है आपका डॉट ईएनवी। यहाँ पे आया मैं, माइक म्यूट रखें अपने। मैंने लिखा npm आई, बैकएंड के अंदर हूँ मैं, हाँ, npm आई डॉट ई एन वी, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन में इंस्टॉल करूंगा, सॉरी एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, पैकेज में इंस्टॉल करूंगा। इस पैकेज का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि आपके जो डॉट ई एन वी फाइल है उसमें जो भी कॉन्स्टेंट बने हुए हैं उसको फाइल में यूज कराना, ठीक है। ये मैंने लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ मैं डॉट ई एन वी को, और इसमें से डॉट ई एन वी को निकाल लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पे मिडिलवेयर में डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग यूज़ कर लेता हूँ ताकि अब मैं ये यू आर एल इस तरह से यूज़ कर पाऊँ। तो अब जो है आप यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लो, क्योंकि आपने डॉट ई एन वी क्रिएट की है। तो डॉट ई एन वी क्रिएट करने के बाद आप एक दफ़ा सर्वर को रिस्टार्ट करते हो, और फिर एक दफ़ा आप टेस्टिंग कर लेते हो। मैं मिसाल के तौर पे गेट एपीआई को टेस्ट कर लेता हूँ, कौन सी थी, माई यूज़र को मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास यूज़र सही आ रहे हैं, गेट करके। तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये डेटाबेस से हमारे पास आए। चलें कुछ ऐड करके भी देख लेता हूँ, पोस्ट करके मैं इसको कर देता हूँ फरजाना, और इसको मैंने किया फरजाना, ये पुश हो गया। अब मैं गेट करता हूँ इस सेम को, तो अब यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, तो बिल्कुल फरजाना यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब ये जो है ना बैकएंड का कोड है जो आप लोगों के लिए मैं पुश कर दूंगा। जब मैं पुश करूंगा ना तो ये डॉट ईएनवी जो है ना ये पुश नहीं होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है मंगो डीबी का यूआरआई जो है वो यहाँ पे देना है, और अपना ही यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है, और पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे अपना देना है, ठीक है। अच्छा, मैसेजेस आए हुए हैं, फरजाना कह रही है सर सैम्पल मॉड्यूल क्या पर्पस है यूज करने का गिट इग्नोर में, नोड मॉड्यूल्स भी लिख दें। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे अभी गिट रिपोजिटरी नहीं बनाई हुई, इसलिए ना ये डॉट इग्नोर की फाइल नहीं बनी, वरना डॉट गिट इग्नोर की फाइल ऑलरेडी बनी हुई होती है और उसमें मॉड्यूल्स आए हुए होते हैं। तो अगर नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे आके नोड और इस तरह से करके मॉड्यूल्स आप लिख दो, वरना ऑलरेडी आपकी डॉट इग्नोर में लिखी होगी। अच्छा, फरजाना के लिए सर सैंपल मॉडल क्या पर्पज है, सैंपल मॉडल कहाँ है, ये रहा सैंपल मॉडल, ये रहा। ये मैंने एक कांस्टेंट बनाया हुआ है फरजाना, ये कांस्टेंट बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे मंगोस मॉडल का जो मेथड है उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ। ये कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ABCD कुछ भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट कुछ भी, और उस कांस्टेंट को फिर मुझे यहाँ पे पास करना होगा। तो फिर ये जो मंगो डीबी है डेटाबेस, उसके अंदर जाके एक पर्सन के नाम से एक स्कीमा बन जाएगा। उसके अंदर एक एक पर्सन समझ लो, एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर जो है वो सारा डेटा आपका शो हो रहा होगा।
तो ये सीन है। कोई सवाल है तो बताएं, वाइंड अप करते हैं, फिर हम लिंक्डइन को स्टार्ट करते हैं अपना। और ये जो है वो आप लोगों का, अभी तो मैंने इसके अंदर आपको गेट सिखाया है और पोस्ट सिखाया है। बल्कि एक्चुअली ये भी जो है ना, मैंने ओवरव्यू दिया है। मैं इसको ये अभी भी नहीं कहूंगा कि मैंने ये सही से सिखाया है। इसको मैं जब सिखाऊंगा ना तो पूरा क्रूड समझाऊंगा। वजिया कह रही हैं खिचड़ी बन गई दिमाग में, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है वजिया। खिचड़ी बन रही है, चलेगा, मसला नहीं है। जो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा ना क्रूड की, जब आप वो वीडियो देखोगी और फिर उसके साथ साथ जो मैं ये ग्रेनुलर लेवल के ऊपर बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीजें बता रहा था ना, वो आप देखोगी कि किस तरह से हर एक चीज काम कर रही है। तो ये बिल्कुल खिचड़ी दाल चावल बन के अलग अलग हो जाएगी, तो टेंशन लेनी बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर मैं इसको बिल्कुल सफाई से क्रूड बताऊंगा। अभी मैंने क्या किया है, मैंने ग्रेनुलर लेवल पे चीजें समझाने के लिए कि भाई ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है, तो ये फाइल्स का कोड जो है वो कुछ इस तरह से हो गया है, जो कि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? तो आज से हमारा जो है वो बैकएंड स्टार्ट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में भी बैकएंड चलेगा। और पॉसिबली मैं जो है वो इसमें उसमें आपको इसको फ्रंट एंड से जो है वो कनेक्ट करा के भी दिखाऊंगा। पूरा क्रूड हब बनाओगे। तो नेक्स्ट असाइनमेंट आपका यही है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक और मैं वीडियो दूंगा आपको बेहतरीन सी कोई निकाल के, जिसके अंदर बेसिक से वो क्रूड बनाना सिखा रहा होगा नोट जेएस पे, ताकि जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। उसमें आप किसी आईडी को पकड़ के डिलीट भी कर सकोगे आइटम को, और अपडेट भी कर सकोगे आइटम को, तो वो सब कुछ आप देख लोगे। सही है भाई, नो क्वेश्चन? ठीक है, तो अब जो है वो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। दोबारा लिंक दूंगा मैं आप लोगों को, उसके अंदर जो है वो आप लोग जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। मैं जो है वो फिर एक्चुअली 10 मिनट के ब्रेक ले लो आप लोग ना, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद जो है ना फिर आ जाओ आप लोग, फिर मैं लिंक्डइन के हवाले से बताता हूँ। और लिंक्डइन की हमारी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होगी, ये हर दफ़ा यूनिक होगी क्लास, हर बैच के लिहाज से।